एग्जाम का पैटर्न कैसा है और किस तरह से एग्जाम होता है? देखो नीट का पैटर्न ये है, अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं, पहले 200 क्वेश्चंस में से 180 करने होते थे, ठीक है। अभी 180 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो मैम जैसे हम देखते हैं पिछले 5 साल से एग्जाम की टफनेस बढ़ रही है और काफी ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, तो नीट एग्जाम कितना डिफिकल्ट है? देखो नीट अगेन मैं कहूँगी डिफिकल्टी जो है वो वहाँ पर है जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप ये बताइए कि हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देनी है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा हमें फोकस करना है और उसी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है। कि बच्चे रिवर्स लर्निंग सीख रहे हैं, एक्टिव रिकॉलिंग सीख रहे हैं, तो क्या ये एक हाइप है या ये एक्चुअली में मदद करती है एस्पिरेंट्स? देखो आपने कहा एक्टिव लर्निंग, हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली अप्रोच, अगर एक्टिव लर्निंग की बात करें। कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट एग्जाम दे रहे होते हैं कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो अगर किसी ने मेडिकल लिया तो नो डाउट स्टूडेंट्स मेडिकल बीडीएस की सेकंड पार्ट होती है, स्टूडेंट टेक इट फॉर एमबीबीएस। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावर पैक शो में आपका स्वागत है और आज का ये पॉडकास्ट काफी इंसाइटफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कैसे आप अपने डॉक्टर बनने का सपना फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, हम बात करेंगे नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम को हम अक्सर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो, या हम मैम से पूछेंगे कि कोचिंग का कितना बड़ा रोल इसमें हो सकता है, और मैम कुछ ऐसी हिडन टेक्निक्स और सीक्रेट थीम्स बताएंगी जिससे आपको एग्जाम निकालने में बड़ी हेल्प मिलेगी। और लास्ट तक इस पॉडकास्ट में बने रहना, क्योंकि मैम लास्ट में कुछ ऐसी चीजें शेयर करेगी कि जो आने वाले टाइम में जो मई में एग्जाम होने वाला है उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प कर जाएगी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी आज की गेस्ट पलक राणा मैम का। थैंक यू सो वेरी मच। तो मैम पहले ही सवाल मेरा आपसे ये है, जो अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या नीट एग्जाम सच में इतना टफ है या किसी भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से हम इसको निकाल सकते हैं? देखो टफनेस कुछ नहीं है, टफनेस इज ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। ठीक है, नीट का एग्जाम भी डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है नीट में कि उसका सिलेबस क्या है, राइट? दूसरी चीज सिलेबस आता किससे है। सो फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी इज द किंग। ओके। 80% आपका जो सिलेबस है नीट का, क्वेश्चंस है नीट के, 80 to 90% इट कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। ओके। तो पहली चीज, अ चाइल्ड शुड बी थरो विद एनसीईआरटी, बजाय कि 10 किताबें पढ़े वो एक किताब को 10 बार पढ़े, दैट इज एनसीईआरटी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें कुआं खोदना है तो हम एक ही जगह डिग करेंगे, ना कि 10 जगह उसको गड्ढा खोदेंगे। तो सिमिलरली एनसीईआरटी को इतनी थरोली पढ़ना है। सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी। ओके। एंड सेकंड स्ट्रैटेजी इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द गेम। ठीक है, तो मैम जैसे अभी हमने यही बात करी कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी से निकल सकता है या कुछ और भी इसमें चीज़ें होती हैं, तो वो आपने बताया कि एनसीईआरटी इज द किंग बेसिकली। बट मैम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नीट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और किस तरह से एग्ज़ाम होता है, ताकि मेरी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। देखो नीट का पैटर्न ये है, अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं, पहले 200 क्वेश्चंस में से 180 करने होते थे। ठीक है। अभी 180 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है। एक नेगेटिव मार्किंग है। इन 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चंस कम फ्रॉम बायोलॉजी, मतलब 50% contribution of biology. ठीक है। Then 45 question from chemistry, 45 from physics. ठीक है। तो मतलब 25% it is contribution of chemistry and 25% it is physics. तो again ये तीनों चीज़ों को मिला के हमारा जो 180 into 4 that is 720 मार्क्स का हमारा पेपर होता है।
ठीक है। तो मैम जैसे हम देखते हैं पिछले 5 साल से एग्ज़ाम की टफनेस बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बता पाओगे कि नीट एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है? देखो, नीट अगेन मैं कहूँगी डिफ़िकल्टी जो है वो वहाँ पर है जब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा। ठीक है, डिफ़िकल्टी आती ही तब है जब आप कंसिस्टेंट नहीं हो। हम्म, अगर आपने 2 साल हम्म, पूरा कंसिस्टेंट अपने गोल सेटिंग के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, टाइम को मैनेज करते हुए, प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ अगर आपने तैयारी की है तो नथिंग इज डिफिकल्ट। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर आप जो पूछ रहे हैं कि 5 सालों में ये जो डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा है, मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चंस अभी उतने डायरेक्ट नहीं आते। अच्छा। अभी क्या है, असर्शन रीजंस काफ़ी हो गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं, तो जिसकी वजह से बच्चा जो है अब रट्टाफिकेशन नहीं है, अभी इट इज ऑल द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ इट। तो मतलब कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आपको आना Yes. चाहिए। ठीक है। तो मैम ये तो आपने बता दिया कि एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, पर मैम जैसे हम ये कह सकते हैं कि हर कोई स्टूडेंट होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से तो आता नहीं। हर देश, हमारा देश में अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं। तो जो ये नीट एग्ज़ाम है, इसमें सेल्फ स्टडी से निकल सकता है या कोचिंग का भी एक बड़ा रोल प्ले करता है? देखो, सेल्फ स्टडी से आप कहते हैं अगर अकेले निकल सकता है, तो इतना सेल्फ मोटिवेटेड आजकल का बच्चा नहीं है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस। कोचिंग का क्या रोल है? कोचिंग आपको, जो भी सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा भी है, जो प्रॉपर गोल ओरिएंटेड है, कोचिंग का एक रोल है, एक आपको प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं ना, एक चैनलाइज करेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको कि देखो एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो आपको एक मेंटोर ही बता सकता है। आपने एक लाइन पढ़ ली, बट इसी लाइन से 10 तरीके के कैसे क्वेश्चन निकलते हैं वो आपको एक कोचिंग मेंटोर बता पाएगा। प्लस मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एक एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जब आप एक कोचिंग में आते हो तो आपको एक एनवायरनमेंट भी मिलता है, आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, एक जाने की एक वजह मिलती है। ठीक है, तो कोचिंग का इन सारी चीज़ों में रोल है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँगी कि जो मैं मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी। जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, वो OMR में फिल होता है। ठीक है, और सिर्फ नीट ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, सारा पेपर अच्छे से किया, OMR को ही गलत भर रहे हैं। राइट। तो मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट, तो मैं किसी एक दीदी से थोड़ा बहुत कोचिंग लेती थी, और वो खुद भी तैयारी कर रही थी नेट के लिए। तो हमने सेम टाइम अपीयर किया। ठीक है। अब आई वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट दिस थिंग कि जो मैंने पेपर में अटेम्प्ट किए क्वेश्चन OMR में भी प्रॉपर भरूं। अगर मैंने 5th क्वेश्चन लीव कर दिया तो वो लेफ्ट ही है, मैं उसको फिल नहीं करने वाली। बट दैट दीदी व्हाट शी हैज डन, उन्होंने मतलब हड़बड़ी में आकर आउट ऑफ एंजाइटी उन्होंने क्वेश्चंस की मार्किंग ही गलत कर दी। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हाँ, कर दिया। जैसे 6th का छोड़ना था, वो 6 का फिर 6 का 5th में, 7th का 6th में, इस तरीके से उनकी सारी मार्किंग गलत हो गई। एंड दैट ईयर आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम विद ऑल इंडिया 30 रैंक, और जिनसे मैंने एक्चुअल में कोचिंग ली वो नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये सारा गेम फोकस और एक प्रॉपर एंजाइटी को मैनेज करने का भी है कि आपने उसकी कितनी तैयारी की है, आपने OMR को एक्चुअल में फिल कितनी बार किया है, उसको मॉक टेस्ट कितने दिए हैं, जो एक्चुअल में होने वाला एग्जाम, उसका एक मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने 2 साल अगर ऐसे प्रिपेयर किया, आई डोंट थिंक सो वो 3 घंटे बच्चे को कभी भी ऐसी एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है, पर मैम जैसे मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि कोचिंग का कितना रोल है और कितना क्रूशियल रोल वो प्ले कर जाती है, और आपने बताया कि कोचिंग का रोल है, बट मैम आप ये नहीं समझते कि हर बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी इतनी है, हर कोई रिसोर्सेज इतने ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने बच्चों को।
तो सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम निकालना पॉसिबल है? सेल्फ स्टडी से देखो एग्जाम निकल सकता है, ठीक है, बट अगेन उस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस जरूर चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर चलो अगर इन दैट केस, वैसे हम लोग ऐसे बच्चे भी टीच करते हैं जो बहुत पैशनेट हैं, नहीं फी अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, आते हैं हमारे पास विद वेरी मिनिमल फीस, जो प्रॉपर स्कॉलरशिप के साथ 100% स्कॉलरशिप के साथ भी आते हैं, जिनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरीके से उस पर वर्क करना है, क्योंकि बच्चे को गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर वो मेहनत कर रहा है गलत डायरेक्शन में, हुई है ना, आपने सीढ़ी चढ़ रहे हो आप, बट कहाँ चढ़ रहे हो, आपने वो सीढ़ी लगाई कहाँ है, चढ़ना कहाँ चाहते हो, जब आपको यही नहीं पता तो फिर तो उसकी जो मेहनत भी है वो भी वेस्ट है ना। तो इसी वजह से एक गाइडेंस बहुत जरूरी है, एक मेंटोरशिप, एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है, एंड दैट रोल वी प्ले अलोंग विद टीचिंग। मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, पर बात तो यही आ जाती है ना कि जब बच्चा फाइनेंशियली ऐसे ही, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे के पीछे इतना पैसा लगा पाए, तो मैं आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए जो मैं जानना चाहूँगा, ताकि कोई भी अगर बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर वो इस पॉडकास्ट को देखे तो उसके पास गाइडेंस की कमी ना रहे, तो आज आप हमारे पॉडकास्ट में हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या रिसोर्सेस वो इंक्लूड करे, ताकि कोचिंग ना जाके 1%, अगर वो घर में पढ़ रहा है तो वो उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल हो जितना वो कोचिंग में कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं बात उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, बिल्कुल गाइड करते हुए। बिल्कुल। अगेन 3 किताबें आपको रखनी है, ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी फिजिक्स, ठीक है, लाइन बाय लाइन थरली एक एक चीज को पढ़ना है, उसको समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ बुक। फिर उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, आपने जो उससे सीखा, जो आपने लर्न किया, उसके नोट्स बनाओ, उसके माइंड मैप्स बनाओ, राइट। फिर जो आपने पढ़ा उसके एमसीक्यूज को प्रॉपर प्रैक्टिस करो। आपने एक टॉपिक पकड़ो, एक टॉपिक लिया आपने, उसको बहुत थरोली पढ़ो, अच्छा टाइम देके पढ़ो, और फिर उसके क्वेश्चंस आप एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ठीक है, तो एमसीक्यूज में बेस्ट वो रहेगी कि आप कोई पीवाईक्यू की बुक्स ले लो जिसमें 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आजकल टॉपिक बाय टॉपिक बहुत सारी बुक्स आती हैं जो टॉपिक बाय टॉपिक जिसमें एमसीक्यूज हैं, तो उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद चेक करो कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो, कितनी आपकी रिटेंटिविटी है, जिसको हम रिटेंटिविटी ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट बोलते हैं। अच्छा। कि आपने अगर आपने आधा घंटा पढ़ा, एक टॉपिक को पढ़ा, कितने अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करे, अगर आप उसमें से 10 में से 9 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो तो आपको आपकी रिटेंटिविटी भी पता चलेगी। ठीक है, ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू। सिमिलरली जैसे 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 पूरा चैप्टर खत्म होता है, पूरे चैप्टर का फिर एक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। OMR शीट्स आ जाती हैं आजकल, वो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप उसको परचेज करें और उन्हीं क्वेश्चंस को OMR में फिल करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टिकिंग इन द बुक, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सपोज 45 क्वेश्चंस हैं, तो OMR में फिल करके देखें और खुद से सेल्फ एनालाइज करें कि अगर आपके एक क्वेश्चन राइट है तो गिव 4 मार्क्स टू इट, एक गलत है तो उसमें उसको -1। ठीक है, तो मैम जो आपने एनसीईआरटी की बात करी है वो कौन सी क्लास की पढ़नी है उस बच्चे को? 11th एंड 12th, बस 11th और 12th की उसको इंक्लूड करनी है। तो मैम ये तो हमने कर लिया एनसीईआरटी की बात, और आपने बताया कि पीवाईक्यू भी आप इंक्लूड करो ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। तो मैम इसके अलावा भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं? देखो एनसीईआरटी ही है बुक जो मेजरली है। अच्छा। हमें लगता है कि उसमें से और बुक पढ़नी चाहिए, बच्चों को लगता है कि हमने 10 बुक्स पढ़, एक टॉपिक लेते हैं, 10 बुक्स को खोल के रखते हैं और उसमें से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में से इतने क्वेश्चंस निकलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने उसको इन डेप्थ पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 11th की बुक पढ़ी है, आपको 11th की एप्लीकेशन 12th में भी आनी चाहिए। अच्छा। राइट, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि
रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक क्विनीन, निकोटीन, कैफीन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर विच पर्पस। ठीक है, ऑप्शंस में एक ऑप्शन था डिफेंस, ठीक है, एक था प्रोटेक्शन, ऐसे 4 ऑप्शंस थे। अभी क्या, जैसे ही बच्चों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट वर्ड सुना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से 11th के बायोमोलिक्यूल्स के टेबल पे उनका ध्यान गया कि भाई इस टेबल में तो ये वर्ड कहीं दिए ही नहीं हुए, तो मतलब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है। जबकि जो सेकंड लाइन थी इसके बाद निकोटीन, क्विनीन, कैफीन, ये 12th की एनसीईआरटी से थी। तो अगर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब ही नहीं पता तो आप उसको आंसर ही कैसे करोगे? सेम लाइन एनसीईआरटी की है, 12th की एनसीईआरटी की लाइन है, उसमें एक 11th की एनसीईआरटी का वर्ड डाल दिया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, बच्चों का क्वेश्चन का, क्योंकि कंसेप्ट से नहीं पढ़ी ना वो चीज, अगर जिसने रट्टा किया है वो नहीं कर पाएगा। तो ये है कि आप उसको कितने डेप्थ से पढ़ते हो। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि द डेप्थ ऑफ योर लर्निंग दैट विल हेल्प यू इन डूइंग द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। तो मेनली यही है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो पर बार-बार पढ़ो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप उसको अप्लाइड कर सको। यू कम अप विद अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। अच्छा, ठीक है। तो मैम, बच्चों के लिए ना फिजिक्स काफी नाइटमेयर होता है। बोलते हैं बच्चे कि काफी टफ होता है, तो क्या बच्चों की अप्रोच गलत होती है या सही में ही फिजिक्स टफ है? देखो, फिजिक्स इज लिंक्ड विद मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज का फियर बना लेंगे ना दिमाग में, तो वो चीज टफ है, ठीक है। तो पहले तो ना हमें ये माइंडसेट ठीक करना है हर बच्चे को कि भाई कुछ भी टफ नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जिस चीज से जितना डरेंगे वो उतना हमें डराएगी। तो फिजिक्स से डरोगे तो वो डराएगी, तो एक बार तो दोस्ती कर लो उससे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो, मैथ्स के नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। और सभी फिजिक्स 100% नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप देखो किसकी वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, उसको इम्पोर्टेंस देके वैसे पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, ठीक है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चंस की, ठीक है। इसकी आप उसको उसकी एप्लीकेशंस पे वर्क करो, बार बार प्रैक्टिस करो, उसको अंडरस्टैंड करो, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार अगर आपको समझ आ गया, आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आई बिलीव आप इंजॉय करने लगोगे। बट अगर आपने अपने दिमाग में ही डाल दिया है कि ये टफ है, तो वो टफ ही रहेगा। तो एक बार तो उसको असाइड करके ट्राई टू डू, एक बार समझने की कोशिश करो, उसको समझ आएगी, जरूर आएगी, ठीक है। मैम, आपने अभी जैसे बात की कि हमें ये देखना है कि किसकी वेटेज है, तो आप ये बताइए कि हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देनी है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा हमें फोकस करना है और उसी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है। हाँ, नो डाउट 50% इट इज बायोलॉजी, 25% वेटेज केमिस्ट्री की है, 25% फिजिक्स की है। तो देखो, बायोलॉजी को आप समय दें, और जितना आप समय दे रहे हैं आप उसकी नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के अंदर आप उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए। सिमिलरली फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ टाइम यू डिवोट, इट इज़ अ मैटर ऑफ कि आपने कितना सब्जेक्ट को उठाया है और कितना उसको आप एफिशिएंटली कर रहे हो। देखो, हो सकता है आपकी बायोलॉजी जल्दी रिवाइज हो जाए, तो आप टाइम के अकॉर्डिंगली ना डिस्ट्रीब्यूट करो कि भाई मैंने इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, मैंने आज इतना टॉपिक करना है, चाहे वो आपका टॉपिक आधे घंटे में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है, 2 आवर्स में हो रहा है। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए कि भाई मैंने आज बायोलॉजी का इतना टॉपिक करना है, केमिस्ट्री का इतना टॉपिक करना है, फिजिक्स का इतना टॉपिक करना है। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि बायोलॉजी इजीली हो जाता है, तो बायोलॉजी अगर आप 1 घंटा भी दोगे उस टॉपिक को, तो हो सकता है आपको फिजिक्स में 1.5 घंटा लग जाए या 2 घंटे लग जाए। तो अगेन आई वोंट से कि आप टाइम के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स को बांटो,
सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन उसके टॉपिक्स के हिसाब से करो, ठीक है, और इक्वली इम्पोर्टेंस दो तीनों को, ठीक है। बट अगर मार्क्स आपके डिसाइडेड होंगे, अगर आप बायो और केमिस्ट्री बढ़िया कर रहे हैं तो, और आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अपने उन टॉपिक्स पे फोकस करो पहले जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, ताकि आपके वो 2 सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे से तैयार है तो फिजिक्स में एटलीस्ट आप 180 में से 130 तक की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो, बट अगेन डू नॉट नेग्लेक्ट द अदर सब्जेक्ट्स। तो मैम जैसे भी आपने बताया कि बायोलॉजी का जो वेटेज होता है वो 50% के आसपास होता है जी, और आप एक बायोलॉजी के टीचर भी हैं, राइट। तो मैम हर साल जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे टॉपिक्स बता सकते हो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थीम्स हर साल रिपीट होती हैं, राइट, ताकि बच्चे सबसे पहले उसको प्रिपेयर कर सकें। राइट। देखो अगर हम यूनिट वाइज वेटेज देखें और 11th की यूनिट्स को देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है, ठीक है। देन प्लांट फिजियोलॉजी होल्ड्स द सेकंड वेटेज। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट ऑफ लाइफ की उतनी वेटेज है, राइट। तो ये तो 11th में हो गई जो जिनकी मैक्सिमम वेटेज है, ठीक है। 12th में जिसकी मैक्सिमम वेटेज है दैट इज द सेकंड यूनिट जेनेटिक्स, ठीक है। इसके साथ साथ द लास्ट यूनिट 5th यूनिट इकोलॉजी। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप पिछले सालों में देखोगे कि वो आ ही रहे हैं, अच्छा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जेनेटिक्स का सबसे फेमस क्वेश्चन, आपको कोडिंग सीक्वेंस देंगे और कहेंगे mRNA की सीक्वेंस निकालो। ये इतना फेमस क्वेश्चन है, ये CBSE बोर्ड भी अब इंट्रोड्यूस कर चुकी है। आप इसको रेपिटेशन में देखने वाले हो, हर दूसरे साल ये कभी कोडिंग या टेम्पलेट की फॉर्म में क्वेश्चन आ ही रहा है, एंड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व ऑल्सो। जो भी कोडिंग सीक्वेंस दिया ना, आपको कुछ नहीं करना, जहां पर T दिया हुआ है जस्ट रिप्लेस इट विद U, क्योंकि DNA की सीक्वेंस दी हमने RNA की बनानी है, तो DNA में थाइमिन होता है T और RNA में यूरेसिल होता है। सेम सीक्वेंस में T की जगह आपने U लिख देना है अगर आपको कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो मैम ने काफी क्रूशियल चीज बताई है, आप नोट डाउन कर सकते हो जो भी मैम थीम्स बता रही है, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना ताकि मैम उनका आंसर्स दे पाए। और ठीक है मैम, ये तो हो गया, और बाकी इसके अलावा आप देखें एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जो कि 12th की 3rd यूनिट का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे फेमस एक पैराग्राफ है जिसमें ऑर्गेनिक एसिड, केमिकल्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का है। ये किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ ही रहा है, इवन पिछले साल बोर्ड में भी आया है ये क्वेश्चन। ये आपको चाहे आपको MCQs में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग की फॉर्म में आ जाए, हो सकता है आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया और पूछ रहे हैं उससे एक प्रोडक्ट क्या बनता है, या प्रोडक्ट का नाम दे दिया ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, या उसके यूज आपसे पूछ लिए जाए, कुछ ना कुछ फॉर्म में उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देख सकते हैं अभी जैसे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है अपना यूनिट 1 ऑफ 12th, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन। उसमें डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन जो आता ही आता है, ठीक है। तो मैम ये तो आपने बता दी कि बायोलॉजी की कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी के है। मैम एक चीज और देखने में आ रही है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि बच्चे रिवर्स लर्निंग सीख रहे हैं, एक्टिव रिकॉलिंग सीख रहे हैं, तो क्या ये एक हाइप है या ये एक्चुअली में मदद करती है एस्पिरेंट्स की? देखो आपने कहा एक्टिव लर्निंग, हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली अप्रोच। अगर एक्टिव लर्निंग की हम बात करें, देखो एक्टिव लर्निंग में क्या है, आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, ठीक है, पढ़ के बंद कर दी बुक, अभी उसमें से जो पढ़ा उसके पॉइंट्स को रिकॉल किया कि क्या है, उसकी क्वेश्चनिंग करी, उसको जोट डाउन किया। तो इससे पता है क्या, दिस इज एक्टिव लर्निंग एंड दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इससे हमारी लर्निंग की एफिशिएंसी भी बढ़ती है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, अब हम अपने आप से पूछा अच्छा इसमें मैंने क्या क्या सीखा, तो इससे क्या आपने उसमें 100% दिया, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द बुक इटसेल्फ कि हाँ मैंने इससे क्या क्या पढ़ा। तो एक्टिव लर्निंग आई वुड से कि इट्स अ important technique even in NEET also।
और अगर हम रिवर्स लर्निंग की बात करें तो नीट में उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैम सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी रिजल्ट आता है तो सारे कोचिंग सेंटर्स के बोर्ड पे टॉपर्स के नाम लिख जाते हैं, बट बाद में पता चलता है कि वो तो वहाँ पढ़ता ही नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सेल्फ एफर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है या कोचिंग, जबकि इस पे हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो, सेल्फ एफर्ट्स को कोई बीट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है। कोचिंग आप लगा लो, उस पे एक एड ऑन है इफेक्ट, है ना। सो इट इज अ चेरी ऑन द केक। ओके। बट वो जो केक है, जो जो सेल्फ एफर्ट है, उसको तो कोई भी बीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि कोचिंग ने आपको एक डायरेक्शन दी, आपको पढ़ाया, आपको माइंड मैप दिया, आपको एक तरीका बताया करने का, बट उसको प्रैक्टिस तो इवेंचुअली आप ही नहीं करना है। और यही ही मेरा सबसे मेन था कि मैं बच्चों को यही बताना चाह रहा था कि अगर आपकी गाइडेंस ठीक है तो आप बिना कोचिंग भी एग्जाम को निकाल सकते हो। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। ठीक है। तो ऐसे है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, बहुत बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं और एक सही डायरेक्शन में कर रहे हैं और एक सही मेंटोरशिप के अंडर कर रहे हैं, तो स्काई इज द लिमिट। ओके मैम, एक चीज और जो आजकल देखने को आ रही है कि जो भी बच्चे कोचिंग लेते हैं, आजकल बड़ा हाइप चल रहा है ऑनलाइन कोचिंग का, ठीक है। और कुछ ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं जो बहुत ही कम फीस में अफोर्डेबल आपको कोर्सेज दे रहे हैं और ऑफलाइन में भी क्लासेस चलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा फेजिबल बच्चे के लिए क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा फेजिबल रहती है या ऑफलाइन? किसमें बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है? आप देखो मुकुल जी, आप खुद देखिए कि हम जब खुद इंटरैक्ट करते हैं तो ये इंटरेक्शन, दिस इज यू नो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बिल्कुल, जो डायरेक्ट बैठे हैं, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं, हमारे इमोशंस, आपके साथ कनेक्टिविटी, आपके फेस के एक्सप्रेशन, तो जब हम डायरेक्टली बच्चे को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं, उसके एक्सप्रेशन से भी देख पाते हैं कि हाँ, ये बच्चा एक्चुअल में अटक रहा है, इसको हो सकता है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, राइट। और सिमिलरली जब एक बच्चा सामने से सीखता है तो एक डायरेक्टली अब्सॉर्ब करता है नॉलेज को, ठीक है। वो पैसिवली नहीं सीख रहा, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। और एक जब टीचर आपको सिखा रहा है क्लास में, तो वो आपको बहुत तरीके से इंस्पायर करता है, बिल्कुल, आपको मोटिवेट करता है। देखो, आप किसी की डायरेक्ट प्रेजेंस में आप उससे जाके मिल सकते हैं, मिल के जो बातचीत है उसको कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर उस बच्चे को कोई स्ट्रेस है और वो उस वक्त उस चीज को बात करना चाह रहा है, उसी वक्त उस चीज का सोल्यूशन लेना चाह रहा है, तो वो एक डायरेक्ट जो कोचिंग ले रहा है उससे वो ले सकता है, ना कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जहां पर 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जहां पर आपका क्वेश्चन एड्रेस होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। और इस एज ग्रुप में तो चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट इज नॉट द चैलेंज, उसकी रियल लाइफ में और भी चैलेंजेस आते हैं। तो जो एक डायरेक्टली वो एक मेंटर से जुड़ा है, वो आके अपनी बात भी रखता है कि मेरे साथ इस तरीके से प्रॉब्लम है। और रियल मेंटर का मतलब ही है, हम लोग किस पे वर्क करते हैं, वी वर्क ऑन EQ, IQ एंड SQ, इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन पीपल बिलोंगिंगनेस से आता है, लोगों के व्यवहार से आता है। जब हम किसी के साथ आत्मीयता से बात करते हैं तब EQ का लेवल हम बच्चे में रेस कर पाते हैं। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन बाय इंट्रोड्यूसिंग मेडिटेशन, तो मैं बहुत फोकस करती हूँ अपनी क्लासेस में कि बच्चे के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस एग्जाम इज नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो, योर इमोशनल स्ट्रेंथ ऑल्सो, कि आप उस 3 घंटे में अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर पा रहे हो, ना कि आपकी जो 2 साल की प्रिपरेशन है along with your strong emotions, along with overcoming that anxiety, that will eventually clear the exam. तो हमें मेनली प्रेफरेंस देनी चाहिए ऑफलाइन क्लासेस को ना, ठीक है। तो मैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा जो मेजर इशू रहता है कि वो अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या अपने टाइम टेबल को वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है ताकि वो एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बना सके? देखो स्ट्रक्चर टाइम टेबल, मैं तो एक चीज़ हर बच्चे को कहना चाहूँगी कि ना कभी भी ओवरवेलमिंग उसमें ना आ जाए कि हाँ भाई आज मोटिवेट हुए हैं आज ही कर डालेंगे, ऐसा मत करें। आप स्मॉल गोल्स रखें, अचीवेबल गोल्स। हाँ, अचीवेबल गोल्स रखें। ठीक है। एक हर चीज को स्ट्रक्चर दें। देखो आप कहीं पर भी, इवन आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा एक लेआउट मिल जाता है कि ऐसे ऐसे हमारी क्लासेस होनी है और इस तरीके से हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि हाँ आप इस मंथ में इतना कवर करने वाले हैं, तो जो आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, उसको 100% करें। प्लस आपको कुछ नहीं करना, आप एक गाइडेंस में रहकर जो आप पढ़ के आ रहे हो ना, आपने अगर कोचिंग ज्वाइन की है और आप जो पढ़ रहे हो बस उसको आके आपने 100% रिवाइज करना है। ठीक है, राइट? क्योंकि क्या होता है, हम अगर क्लास में 100% देते हैं तो 70 to 80% हम क्लास में रिटेन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम घर जाके उसको 100% पढ़ रहे हैं तो हमने उसको 80% से 90% तक ले आए हम, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम टेस्ट के में प्रिपेयर करेंगे वो चैप्टर, हमें 90% आता है, हम उसको और अच्छे से बेहतर करके 95-100% तक लेके जा सकते हैं। बट अगर हमने ये गलती की कि हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, अब हमें लगा हमें तो आ गया है, बट हमने घर पे जाके उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो जो 80% हमने क्लास में लर्न किया, अब हम वो 80 से 50% पे आ गए हैं, 50-40% इस परसेंटेज पे आ गए हैं। अब जब हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम 80% से नहीं स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम 40-50। अब कितना एफर्ट करते 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 हम 80-90 तक ही पहुंचेंगे अगर हम टेस्ट के दौरान बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम हर रोज का काम, हर रोज कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब हमने सिर्फ इतना बनाना है कि हम जो पढ़ के आए हैं ना उसको आज का आज करना है। ये तो मैम एक जो चीज नीट एस्पिरेंट्स में देखने को आ रही है वो आ रही है बर्नआउट सिंड्रोम। ये काफी कॉमन हो गया है एस्पिरेंट्स के बीच में। तो क्या इसका मेजर इशू ये है कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो गलत तरीके से कर रहे हैं? तो देखो बर्नआउट सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण ये है कि 10th से 11th में वैसे ही बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, ट्रांजिशन हर तरीके से, सब्जेक्ट वाइज भी, रूटीन वाइज भी, इवन टीनेज है, हार्मोनल वाइज भी। ठीक है, फिर दूसरा उस बच्चे को स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, स्कूल का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, प्लस प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स आल्सो, ओके, प्रेशर ऑफ द सोसाइटी आल्सो, प्रेशर ऑफ पीयर प्रेशर आल्सो, एंड प्रेशर टू एक्सेल आल्सो, कि भाई उसको ये एग्जाम क्रैक करना है। तो ये मेजर रीजन है बच्चों में बर्नआउट सिंड्रोम का। ठीक है, तो मैम आजकल है ना हम काफी न्यूज देख रहे हैं कि कोटा राजस्थान में, जहाँ पे हम जिसको कोचिंग हब बोलते हैं, कि डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाने का, और काफी ज्यादा और भी कोचिंग सेंटर्स में, कि वहाँ पे एंजाइटी और सुसाइड केसेस बड़े ही आजकल न्यूज में चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेजर इशू क्या है, कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है या स्टूडेंट की ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से? देखो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोचिंग का प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पर। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कहाँ से बनी? सोसाइटी से। ठीक है, कि भाई सोसाइटी में मेरा बच्चा कम नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा इंजीनियर होना चाहिए, उसका बना है, तो वो एक कंपैरिजन वाली चीज, और बच्चे के ऊपर एक ये प्रेशर। तो दिस प्रेशर कम फ्रॉम द सोसाइटी, बट इवेंचुअली पेरेंट का प्रेशर बच्चे पे गया। ठीक है, अब बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर है? बच्चे के ऊपर दो प्रेशर है। बच्चे पे एक तो ये है कि भाई मुझे कुछ करना है, और कभी कभार बच्चे को पेरेंट का प्रेशर तो होता है कि मेरे पेरेंट्स की नाक ना कटे, दूसरा मेरे माँ बाप का बहुत पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, राइट? तो एक ये प्रेशर है। तीसरा कोचिंग का बढ़िया परफॉर्म करने का प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर में बच्चे के अंदर एंजाइटी आ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल। मुझे लगता है हर पेरेंट को अपने बच्चे को कहना चाहिए कि भाई शुरू से सिखाना चाहिए, नेवर टेक फेलियर्स ऑन योर हार्ट एंड सक्सेस ऑन योर हेड।
कि उसको बच्चे को फेलियर्स भी आए और मोटिवेट करें कि एग्जाम ही है, लाइफ नहीं है, है ना। कहते हैं ना, सुसाइड इज अ परमानेंट सोल्यूशन टू अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। तो बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग बताई जाए कि भाई एग्जाम ही है, नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पेरेंट का रोल है उसको आश्वासन देने का हर बार, उसको इमोशनली बैलेंस। दूसरा कोचिंग का भी रोल है। कोचिंग में जितने भी टीचर्स हैं, जितने मेंटोर्स हैं, दे मेक इन श्योर कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। उनके ऊपर इतना प्रेशर हो या स्ट्रेस ना हो बच्चे के ऊपर, एंड चेक इट आउट कि अगर बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, हेल्प देम आउट, ठीक है। फाइंड द रूट कॉज बिहाइंड इट, ठीक है, कि क्या कारण क्या है, वो किस चीज से गुजर रहा है बच्चा। तो उसको अगर हम एज मेंटोर्स गाइड करेंगे बच्चे को, तो आई डोंट थिंक सो ये सुसाइड केसेस होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे को ना किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज में डालना, जो उसकी हॉबीज है उसको जिंदा रखना। 11th-12th आ गई, नीट आ गई, जेई आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हॉबीज खत्म कर दो। गिव टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो। जो आपको अच्छा लगता है, आपको गाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आप कीजिए, खुल के कीजिए। और कुछ टाइम अपनी बॉडी के लिए भी दीजिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन थोड़ा सा कीजिए, सो दैट यू नो कीप योर सेल्फ काम और अपने आप को इमोशनली बैलेंस रख पाओ। तो ये आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टुडेज टाइम कि मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम को एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव क्लासेस में इनहेरेंटली लेके आना चाहिए, ताकि बच्चा उस स्ट्रेस को हैंडल करना जाने। ठीक है। तो जैसे अभी आपने बात करी योगा, प्राणायाम, तो मैम साइकोलॉजी में इनको कहते हैं कि वेलनेस मेडिटेशंस वगैरह भी बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें नीट के एस्पिरेंट्स की भी हेल्प कर सकती है कि अगर कोई बच्चा अपने लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकता है कि वो इन चीज़ों को अपनी रूटीन में ऐड करे, तो वो ज़्यादा उसके लिए लर्निंग आउटकम्स भी उसके लिए बढ़ेंगे? ऐसा हुआ भी है। अच्छा। तो कुछ साल पहले एम्स की टॉपर थी, अच्छा। आप उनका इंटरव्यू पढ़िए। शी टोल्ड कि मेडिटेशन का उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है। बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से वो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। तो हम तो खुद इस तरीके से कंसंट्रेशन, प्राणायाम और कुछ ऐसे मेडिटेशन के कोर्सेज हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे बच्चे का फोकस बढ़ सके, प्लस वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाए। ठीक है। तो मैम एक चीज़ और जो मेरे माइंड में आ रही है कि हर बच्चे की एक सोशल लाइफ भी होती है, इर्रेस्पेक्टिव हो वो कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, ताकि वो अपने आप को एक रूम में भी बंद करके ना रखे और साथ के साथ उसकी प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो। देखो, सोशल लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि EQ बिल्ड करने में सोशल लाइफ का रोल है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये है कि बच्चे को बैलेंस रहना है। वन थिंग, बी फोकस्ड, अपने गोल के लिए फोकस्ड रहो, बट अपने एक समय निकालो। देखो, बी रियलिस्टिक। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को इतना समय दे रहे हो कि आप अपने पढ़ाई को ही आपने निगलेक्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको फोकस रहना है। आपने अपना एक शेड्यूल जो बनाया है, आपका रूटीन है, आपका जब वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो जाओ घूमने, 15 मिनट 20 मिनट जाओ, बर्गर खाने जाओ, मोमोज खाने जाओ, घूमो, थोड़ी बातचीत करो। और बातचीत में भी एग्जाम की बातचीत ना मत करो, जर्नल लाइफ की बातचीत करो, कुछ खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, तो सोशल लाइफ जरूरी है। इससे क्या है, एकदम से आप अगेन आपको पूरी स्ट्रेंथ मिलती है आपको कंसंट्रेशन से काम करने की। क्योंकि आप जब पूरा दिन आप कमरे में ही बैठ के पढ़ते रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो बर्नआउट आप तब भी हो जाओगे। ठीक है। तो गिव योरसेल्फ ब्रेक ऑल्सो, बट टेकिंग दिस थिंग इन योर माइंड कि आपका गोल आपको पता हो, ठीक है, बट हाँ, आपके दोस्त भी जरूरी है। ठीक है। कई बार रिजल्ट जब आता है, जब हम टॉपर से बात करते हैं कि उसने क्या ऐसा किया कि वो टॉपर बन सका, तो अक्सर हर कोई टॉपर ये कहता है कि मैंने सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना ली थी। ठीक है। तो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया वगैरह है, ये आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करती है? देखो, सोशल मीडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
कि सोशल मीडिया में आप कर क्या रहे हैं बेसिकली। क्या आप अपने एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट फॉलो कर रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ में ग्रो करने में, या आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं? ठीक है। अगर तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप उसे यूज मत कीजिए कुछ टाइम भी। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सोशल मीडिया को यूज करना है तो लिमिट दैट यूज, उसका एक टाइम निर्धारित किया जाए, एक इसको रिवॉर्ड की तरह रखे कि भाई मैंने आज पूरा दिन पढ़ लिया, अब मैं 15 मिनट आधा घंटा बस, इससे ज्यादा मैंने नहीं देना। तो अगर आप इस तरीके से रख सकते हैं तो यस यू कैन यूज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अदरवाइज कुछ टाइम के लिए जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं होता है, आपने एक गोल रखा है, तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। ठीक है। और मैम कई बार ये देखने को मिला है कि आज जैसे इस साल किसी बच्चे ने अपना एक अटेम्प्ट दिया, उसका नहीं हो पाया तो ड्रॉप ईयर ले लेता है। ड्रॉप ईयर लेके वो अगले साल दोबारा से वो अपीयर होगा। तो आपको नहीं लगता इससे बच्चे पे ज्यादा मेंटल प्रेशर रहेगा अगले साल परफॉर्म करने का? देखो ये प्रेशर अगेन डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर भी। ठीक है। अच्छा। अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो ये एक पूरी फैमिली का डिसीजन होना चाहिए और बच्चे को हेल्दी तरीके से सबका सपोर्ट करना बनता है। ठीक है। दूसरी चीज है, अब बच्चे को भी ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई मैंने ये ड्रॉप ईयर क्यों लिया है। ठीक है। मैंने इसलिए ड्रॉप ईयर लिया है ताकि मैंने जो पुरानी गलती की है वो पुरानी गलती ना दोहराऊं। ठीक है। और इस एक साल का इतना बेहतरीन उपयोग करूं क्योंकि मुझे बोर्ड्स नहीं देने। ठीक है। अभी मेरे को कोई असाइनमेंट्स नहीं देनी स्कूल की, मुझे कोई प्रैक्टिकल्स नहीं देने, कुछ नहीं देने। सो आई हैव अ कंप्लीट ईयर अहेड ओनली टू प्रिपेयर फॉर माय एग्जाम। तो 100% अगर उस फोकस के साथ लेता है तो बहुत इजीली क्रैक भी कर सकता है। बस अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ, दूसरों की सक्सेस स्टोरी के साथ। ठीक है। ठीक है। कभी कभार होता है ना देर आए दुरुस्त आए, तो क्या एक साल बाद हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो मैम आपको ये नहीं लगता कि उस चीज की वजह से उस पे परफॉर्मेंस एंजाइटी आ सकती है? देखो परफॉर्मेंस एंजाइटी का अगेन मैं कह रही हूँ सबका रोल है उसमें, आसपास का काफी बड़ा रोल है। पर मैम जब वो एक साल का जब वो गैप ले लेता है तो उस पे एक कहते हैं कि फैमिली मेंबर चाहे कितने भी सपोर्टिव हो, एक उस पे ना अनरियलिस्टिक बर्डन आ जाता है परफॉर्मेंस एंजाइटी का कि इस साल अगर मेरा नहीं हुआ है तो अगले साल तो मेरे को एनी हाउ निकालना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये सही में है, ये चीज ये रोल प्ले करती है? देखो नो डाउट एक्सपेक्टेशन खुद के साथ भी होती है। ठीक है। बट अगर आप इसको एज अ बर्डन देखो, एंजाइटी उतनी होनी चाहिए या प्रेशर हम उतना लें जितना आटे में नमक जितना, उतना जरूरी है, उतना हमें मोटिवेट भी करेगा। बट इतना ले लें कि वो हमें खा जाए, दैट्स रॉन्ग, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। उतनी होनी भी चाहिए कि हाँ बिकॉज हमने एक साल ड्रॉप लिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, बट डू नॉट टेक दैट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योरसेल्फ। क्योंकि एक साल आपने लिया ताकि आप कुछ अपने जीवन में बेहतरीन अचीव कर पाओ, क्योंकि आप उस एक साल के बाद आप लोगों को आउटस्टैंड भी तो करोगे, तो आप उसके पॉजिटिव आउटकम्स भी देखो। जब आपने एक डिसीजन ले लिया है तो मेक दैट डिसीजन राइट। ठीक है। उसी डायरेक्शन में काम करो, ना कि वो एडिड प्रेशर लेके। थोड़ा बहुत प्रेशर चलता है, मैंने बताया ना कि आटे में नमक जितना तो चलता है, बट जहां आपको लगे कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, टॉक इट आउट। ठीक है। कुछ ना कुछ उसके लिए करो, मेडिटेट करो, किसी मेंटोर से बात करो, गाइडेंस लो, दैट्स इम्पोर्टेंट। प्लस एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा जो आपके फ्रेंड्स हैं उस टाइम में, उन फ्रेंड सर्कल्स, उनकी जो कॉलेज लाइफ है उससे थोड़ा सा उनको देखना अवॉइड ही करो। ठीक है। ठीक है। कि वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, या तो उस चीज के लिए एंड्योर करो कि भाई मैंने अब बेहतरीन करना है। ठीक है। तो अगर आप वही देखते रहोगे तो फिर बेहतर नहीं कर पाओगे। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन जो शायद हर पेरेंट पूछना चाहेगा और हर एस्पिरेंट के अंदर मन में होता है पर वो अक्सर बोल नहीं पाता
कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट एग्जाम दे रहे होते हैं कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं, तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता हर बच्चा ही डॉक्टर बनना चाहेगा या चाहता है। कई ऐसे इशू होते हैं कि वो बच्चा या तो एग्जाम निकाल नहीं पाता या उस पर फैमिली प्रेशर आ जाता है। तो आप बताना चाहोगे अगर जिसका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो उसका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, अगर किसी ने मेडिकल लिया है, ठीक है, तो नो डाउट स्टूडेंट्स मेडिकल एमबीबीएस के लिए लेते हैं और बीडीएस के लिए लेते हैं। बीडीएस भी सेकंड प्रायोरिटी होती है, स्टूडेंट टेक इट फॉर एमबीबीएस। बट ये समझो कि भाई मेडिकल फील्ड से देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर देयर, ठीक है। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो कि आपका इंटरेस्ट क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ऐसा कोई एक आधा ऑप्शन आप बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, कोई आपके माइंड में है तो? आपको पता है कि इवन मेडिकल से जो बच्चे आगे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, दे ऑलवेज हैव एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। ओके, आपको मैं बताती हूँ 2015 के जो थर्ड रैंकर थे रचित राज, वो ही वाज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम विटवेलोर। ओके, ठीक है। और उनका ऑप्शनल क्या लिया उन्होंने? ज़ूलॉजी बॉटनी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन आईएफएस का एग्जाम भी क्लियर किया। तो वो जो बॉटनी ज़ूलॉजी 11th-12th में पढ़ी थी, उनके ऑप्शनल में इतनी उनको बेनिफिट रही कि उनकी जो रैंकिंग थी वो काफी ऊपर चली गई, थर्ड चली गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ऐसे में 2016 में 16-17 में रोमन सैनी जो एट अ टाइम पे जिनकी अन अकेडमी है जी, वो भी डॉक्टर थे। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एम्स का में एमबीबीएस की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने यूपीएससी निकाला। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हिडन पैटर्न हो सकता है कि जिसके पास है। मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ साल पहले मैं दोनों लोगों से मिली थी, रचित राज से भी और एक और डॉक्टर थी, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। उनका उसी साल आईपीएस क्लियर हुआ था। अच्छा। और वो डब्ल्यूएचओ की डॉक्टर थी, एमबीबीएस एमडी थी, ठीक है। और रचित राज हु इज अ बीएसवी बायोटेक, ठीक है। दोनों में अगर देखा जाए रैंक का डिफरेंस था, ठीक है। और एजुकेशन बैकग्राउंड वाइज दिस गर्ल वाज मोर एजुकेटेड, लाइक शी वाज एमबीबीएस एमडी एंड शी वाज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ। बट दोनों का ड्रॉबैक पता है क्या था? मतलब इनका ड्रॉबैक क्या था और रचित का फेवरेबल पॉइंट क्या था? दे आर ऑप्शनल। रचित ने ज़ूलॉजी बॉटनी नहीं छोड़ी। दिस गर्ल शी हैज ऑप्टेड पाली। ओके, अगर वो मेडिकल साइंसेस लेती तो फॉर श्योर उनका मार्क्स बहुत ज्यादा होना था रचित से। बट शी हैज ऑप्टेड अनदर सब्जेक्ट। वो कहते हैं ना, अपने तो अपने ही होते हैं। तो भाई अपना सब्जेक्ट चुनो जो आपने 11th-12th से पढ़ा है। और आपको पता है बॉटनी ज़ूलॉजी से तो ऑप्शनल वैसे ही बहुत कम बच्चे देते हैं, तो दे विल ऑलवेज हैव एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। तो ये तो एक चीज हो गई। ऐसे ही पेटेंट लॉयर, बायो पेटेंट लॉयर्स जो होते हैं उसमें बायोलॉजी वालों को बहुत प्रिविलेज रहती है। अच्छा, यस, ठीक है। कई जगह तो बायोलॉजी इज मैंडेटरी, वेटरनरी साइंसेस, इवन एग्रीकल्चर से बहुत सारी, एक्वाकल्चर, इतनी सारी फील्ड्स हैं, फील्ड्स एक्सप्लोर करने के ऊपर है, ठीक है। तो ये काफी अनहिडन ऑप्शंस हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता जी। मेनली जो बच्चे जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं 11th-12th के बाद वो एमबीबीएस के लिए ही जाते हैं, तो वो उनको ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मैम एक चीज़ और जो मैं जानना चाहूँगा कि कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं रादर देन दिन में, तो आपके हिसाब से रात को इतनी उनकी माइंड का डेवलपमेंट होता है कि वो अच्छे से लर्निंग आउटकम दे पाए, या दिन में ही हमें पढ़ना चाहिए? देखो, वैसे तो 10 में से 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो रात में बिल्कुल पढ़ना पसंद करते हैं। बट अगर हम इसको स्पिरिचुअली भी देखें तो माना जाता है कि 10 से 1 बजे का जो समय है उस टाइम हमारी बॉडी सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफाई होती है। तो उस समय में जरूर सोना चाहिए। और जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो हमारी पीनल ग्लैंड जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी है, जो सबसे ज्यादा, यस यस, सो वो हमारी जो है बहुत एक्टिव होती है। उस वक्त जो हम लर्न करेंगे वो हमें एक्चुअल में हमेशा याद रहेगा। तो लर्निंग एफिशिएंसी मॉर्निंग में बढ़िया होती है, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी को, बच्चे को लगता है कि नहीं भाई मैं नाइट में करता हूँ,
तो करें, बट 100% जो भी है अपने एक पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है। स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है कि अपने 7 से 8 घंटे नींद ज़रूरी है। ठीक है मैम, अब एग्जाम शायद मई में होने वाला है जी, 4 मई इज द डेट। 4 मई 2025। ठीक है जी। तो मैम अब 2 महीने के आसपास हमारे पास समय बचा है। ठीक है, मतलब 1.5 महीने के आसपास देखे तो आप स्टूडेंट को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे ताकि ये 2 महीने की वो स्ट्रेटजी अपनी उसी तरह से बना सके? देखो, सबसे पहले तो इट्स नेवर लेट। ठीक है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, बस अब आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। 100% अपना दो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, और एक जितना भी है हर चीज़ की क्रक्स, माइंड मैप, जितने भी आपने वो प्रिपेयर किए हैं उसको फोकस करो। ठीक है। हर टॉपिक के कंसेप्ट को देखो और उससे की पॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं की पॉइंट्स बनाया हमने, माइंड मैप बनाया उससे, उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करो। अब ज़्यादा से ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस करो। ठीक है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो, चाहे नंबर कम आ रहे हैं। पर जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको गलतियां पता चलती हैं, और आपको जब गलतियां पता चलती हैं तो देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो नेवर मिस दी मॉक टेस्ट और मेक इट श्योर कि बाद में वो दोबारा वो आप गलती मत करो। ऑलवेज मेक अ न्यू मिस्टेक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि मैंने इतने सालों में ये देखा है बच्चे बार बार वही गलती करते हैं। सो प्लीज़ मेक इट श्योर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप देखो अपने एक एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया उसको बहुत तरीके से देखो कि उसमें आपने कहाँ गलती की है। ठीक है। आप क्या क्या गलती के पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो, आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, उन पे वर्क करो। ठीक है। स्ट्रेंथ तो आपको जो आते हैं वो तो आते ही हैं, उनको तो चलो उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे देखोगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जितना समय रह गया है ना, जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है उनको उठाओ। ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज से लोएस्ट वेटेज पे जाओ। ठीक है। सो स्टार्ट विद द चैप्टर जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, लास्ट डे आपको वो करो जो जिसकी वेटेज सबसे कम है। ठीक है, तो मैम मुझे ये भी सुनने में आया कि आप भी बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते हैं जी बायोलॉजी के लिए। तो अगर किसी एस्पिरेंट को या किसी स्टूडेंट को आपसे जुड़ना है या वो आपसे कुछ पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहता है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? देखो, मैं जो ऑफलाइन है, मैं ऑफलाइन चंडीगढ़ में और पंचकुला में टीच करती हूँ। पंचकुला और चंडीगढ़ में, ठीक है। तो किस नाम से मैम? आई स्कूल ऑफ साइंसेस के नाम से। ठीक है। एंड मैं फेमस हूँ बायोलॉजी बाय पलक राणा मैम से। ठीक है, तो आपका यूट्यूब पे भी चैनल है कुछ? जी। ठीक है। और इंस्टा पे भी हैं हम। ठीक है। तो और इसके अलावा ऑफलाइन अगर आप जुड़ना चाहें तो ऐसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन पैन इंडिया में अवेलेबल हूँ, तो हम क्लासेस रखते हैं। और हमारी क्लासेस का मेजरली हम रहता है कि हम हमारी बैच स्ट्रेंथ हम कम रखते हैं, तो हम मेंटोरशिप 30 to 40 स्टूडेंट्स को देते हैं, तो एक बैच में सिर्फ इतना ही हम बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो मैम ये आपने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और मैं बड़ा श्योर हूँ कि कोई भी इस पॉडकास्ट को देखेगा तो उसको ए से लेकर जेड तक तो पता चल जाएगा। तो आज का हम पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पॉडकास्ट यहाँ तक एंड तक देखा है तो इसका मतलब तो ये है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट तो हो, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच और पेरेंट्स के बीच इसको जरूर शेयर करना, ताकि कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है और वो किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा, तो इस पॉडकास्ट से उसको काफ़ी इंसाइट मिल सके और वो बच्चा अपना ड्रीम पूरा कर सके। थैंक यू सो मच। अंत में बस मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी, ठीक है, अब जो रास्ते इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। ठीक है। जो रास्ते इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। कुछ दूर चलने का हौसला तो रखें, कुछ दूर चलने का हौसला तो रखें। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। थैंक यू।